हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें कि मैं आपको आज बताऊँगा कि जो अभी स्टार्टिंग करना चाहते हैं, रेलवे का प्रिपरेशन चाहते हैं, ग्रुप डी, एएलपी, एनटीपीसी या जेई किसी का भी, कि वो स्टार्ट कैसे करें और मैंने कैसे ग्रुप डी में 98 परसेंटाइल प्राप्त किया, मेरा क्या स्ट्रेटजी था और आपको क्या करना चाहिए, मैं इस टॉपिक पे आज स्पेशली बात करने वाला हूँ। जैसा कि मैं अभी पॉइंट्समैन में कार्यरत हूँ सिकंदराबाद डिवीज़न में, आपको पता होगा, जो कि पूरे अभी लगभग 10 महीने हो गए हैं लगभग। और मैं अपना स्ट्रेटजी बताऊंगा कि मैंने कैसे पढ़ा और कितने दिन पढ़ा, कितने टाइम मुझे लगा और आपको क्या करना चाहिए, पहले के एग्ज़ाम में और अभी के एग्ज़ाम में क्या डिफरेंस होने वाला है, इस पे भी मैं बात करूंगा आपसे। जैसा कि आपको पता है, ग्रुप डी के एग्ज़ाम में सबसे पहले 100 नंबर का सिर्फ और सिर्फ CBT 1 ही हुआ करता था और अभी तक भी CBT 2 का कोई नोटिफिकेशन नहीं है। लेकिन मैं जो पहले एग्ज़ाम हुआ है मैं उसकी बात करता हूँ कि उसका क्या था, और जब नोटिफिकेशन आएगा तो फिर उस पर बात करेंगे कि उसका क्या प्रक्रिया होगा या फिर कैसे क्या सरकार डिसाइड करती है। तो पहले सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होता था, उसके बाद आपका PT एग्ज़ाम होता था, उसके बाद आपका फिर DV के लिए कॉल लेटर आता है, फिर आपका मेडिकल होता है, उसके बाद आपका मेडिकल के हिसाब से और आपका पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से आपका पोस्ट अलॉटमेंट होता है, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होती है। ये हुई आपकी पूरी प्रोसेस। अब 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है ग्रुप डी का, जिसमें कि 30 नंबर सिर्फ रीजनिंग से पूछे जाते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 नंबर सिर्फ रीजनिंग से पूछे जाते हैं, 25 नंबर सिर्फ मैथ से पूछे जाते हैं और 20 नंबर आपका माफ़ कीजिए 25 नंबर आपका साइंस से पूछे जाते हैं। 25, 25, 50, 30, 80 और शेष जो 20 नंबर आपका बचता है उसमें करंट अफेयर्स प्लस जीके होता है, जिसमें कि आपको जीके में आपका साइंस भी हो, माफ़ कीजिएगा, हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी होगा, इकोनॉमिक्स होगा, करंट अफेयर्स होगा, स्टैटिक जीके होगा, सारा चीज़ आपको उसमें मिलेगा उस 20 नंबर में। अब बच्चे सबसे ज़्यादा गलती कहाँ करते हैं, जो आपका 30 नंबर का एग्ज़ाम होता है रीजनिंग का, उसको आप इजी वे में ले लेते हैं और उस पर आप अभ्यास नहीं करते हैं, तो वहाँ से आपके अंकों की कटौती होना स्टार्ट हो जाती है। होती क्या है, 30 नंबर के जैसे आपकी रीजनिंग होती है, आप उसमें से 20-22 नंबर आते आते आप वहाँ रुक जाते हैं, आपने वहाँ 8 नंबर की कटौती करवा ली। सबसे पहला मिस्टेक वहाँ होती है। दूसरी और मिस्टेक होती है मैथ्स की। मैथ्स 25 नंबर होता है, जिसको इजी वे में तो नहीं लेते हैं स्टूडेंट, लेकिन इतने भी महत्वपूर्ण नहीं समझते हैं मैथ्स को और उस पर कंटिन्यू अभ्यास नहीं करते, जिसके वजह से 25 में से उनको 20 नंबर आते आते वो मैक्सिमम हो जाता है, उससे ज़्यादा नहीं जा पाते। ये एवरेज स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूँ और जो टॉपर है मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो आपको सबसे पहले ये ध्यान देना चाहिए कि आप रीजनिंग कम से कम डेली बनाइए। ज़्यादा समय आप नहीं दे सकते हैं, आधे घंटे दीजिए, 1 घंटे दीजिए, लेकिन रीजनिंग डेली बनाइए। रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, खास करके रेलवे के एग्जाम में। और रीजनिंग इतनी आसान भी नहीं पूछी जाती है कि आप बिना प्रैक्टिस किए 30 में से 28 या 29 नंबर ले आए, जहाँ आप एक मिस्टेक कर बैठते हैं। दूसरी, मैथ्स तो आपको बनाना ही बनाना है, जिसमें आपको 25 में से कोशिश करना है 22-23 नंबर लाने का। आपको कोशिश करना है 25 में से 25 आ रहा है तो अच्छी बात है, 25 में से 20 भी आ गया तो चलिए ठीक है, लेकिन रीजनिंग को स्पेशली फोकस करना है। रीजनिंग के लिए आप यूट्यूब पे वीडियो देखिए। पीयूष सर का वीडियो से मैंने पढ़ा था, उनका कोर्स लिया हुआ था रीजनिंग के लिए, मैंने उसको किया। उसके बाद जो प्रीवियस ईयर का बुक्स जितने भी एग्जाम हुए थे, यूथ पब्लिकेशन का मैंने बुक प्रेफर किया है। और मैंने नहीं, जहाँ तक मेरे कांटेक्ट में जो भी ग्रुप डी वाले हैं उनमें से 80% लोगों ने यूथ का ही बुक प्रेफर किया है पढ़ने के लिए। और उसके बाद आपको कंटिन्यूसली उस पर प्रिपरेशन करना है, डेली बनाना है, आधे घंटे 1 घंटे जितना भी आपको टाइम मिलता है। डेली नहीं बना पाए तो वीक में 4 दिन 5 दिन निश्चित बनाइए।
और मैथ्स अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आप RS अग्रवाल एक बार बनाइए। अगर आप NCERT से पढ़ना चाहते हैं तो 7, 8, 9, 10th का आप पहले NCERT बुक से बना सकते हैं और उसके बाद आप RS अग्रवाल बनाइए, क्योंकि आप 10th पास करके आए हैं तो आपको 10th तक बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद आप RS अग्रवाल का मैथ्स बनाइए। जब आपका वो RS अग्रवाल कंप्लीट हो जाता है या आप यूट्यूब से या फिर किसी कोचिंग में जाके आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, मैथ्स बनाने का तरीका जान जाते हैं, आप में स्पीड नहीं आता, आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते, लेकिन जब आपका ये सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप बनाना स्टार्ट कीजिए, यूथ पब्लिकेशन से बनाइएगा। तो उससे आपको क्या फ़ायदा होगा, टॉपिक बाय टॉपिक चैप्टर में टॉपिक बाय टॉपिक सारा क्वेश्चन दिया गया है और एक एक टॉपिक पे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं लगभग 20 साल प्रीवियस, वो सारे क्वेश्चन हैं। तो क्या होगा, एक टाइप का क्वेश्चन अगर आप 10, 15, 20 भी बनाते हैं तो आपको पता हो जाता है कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है और आपका स्पीड भी धीरे धीरे उसमें बढ़ते जाता है, ये बेनिफिट होता है। लेकिन आप प्रीवियस ईयर बनाने से पहले एटलीस्ट RS अग्रवाल का मैथ्स आप बनाएं और डेली बनाएं। सबसे बड़ी बात ये है कि आप रोज़ाना बनाएं, कम से कम घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 50 क्वेश्चन एटलीस्ट आप लगाएं मैथ्स का। ये तो हुई मैथ्स की स्ट्रेटजी। और रीजनिंग आप डेली कम से कम आधे घंटे 1 घंटे बनाए, ज़्यादा नहीं बना सकते हैं तो प्रीवियस ईयर का या कोई यूट्यूब पे क्वेश्चन करा रहा होता है तो उनका देख के जैसे भी होता है कम से कम वो भी आप कोशिश करें कि अगर 50 क्वेश्चन हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो 20-30 क्वेश्चन तो एटलीस्ट करें ही करें। रीजनिंग को इजी वे में ना लें, ये मैं आपको बार बार बोलूँगा, जो कि बहुत सारे छात्र ये गलती करते हैं, रीजनिंग को इजी वे में ले लेते हैं। ये तो आपका हुआ मैथ्स और रीजनिंग का। अब बात आती है साइंस की, जो कि आपके 25 मार्क्स की होनी है। साइंस में आप स्टार्ट कभी भी करें तो NCERT बुक से ही करें। NCERT बुक में आप एटलीस्ट 8, 9, 10 को कम से कम पढ़ें 2 से 3 बार। ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा पढ़ने में, क्योंकि आप 10th पास करके ही आए हैं, तभी आप ग्रुप डी के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप लोगों ने हाल फिलहाल में 10th और 12th किया है तो आपको और कम परेशानी होने वाली है। इसीलिए NCERT का बुक 2 से 3 बार पढ़ें, वहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। लेकिन ये बोल देना आसान है आप NCERT पढ़ लें, लेकिन इतना आसान होता नहीं है। फिर भी आप कोशिश करें NCERT बुक पढ़ने का। उसके बाद अगर आपका NCERT बुक पढ़ा हो जाता है तो फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएं, जो कि मैंने यूथ पब्लिकेशन का ही लगाया है। उसमें भी पूरा डिटेल दिया गया है, एक एक क्वेश्चन का सारा डिटेल दिया गया है, एक क्वेश्चन जो पूछा गया उनके 4 ऑप्शन के भी बारे में बताया गया है। तो आपको पढ़ के मज़ा भी आएगा और थोड़ा जानकारी भी मिलेगा। तो ये हुआ आपका साइंस का प्रोसेस। साइंस के बाद आपका आता है 20 नंबर का GK और करंट अफेयर्स। GK और करंट अफेयर्स पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। GK में स्पेशली आप लुसेंट का जो पीछे में एक विविध दिया रहता है, लगभग 15-20 पेज का होता है, विविध भारत में प्रथम, विश्व में प्रथम, ये झील कहाँ है, वो झील कहाँ है, ये राष्ट्रीय उद्यान, वो राष्ट्रीय उद्यान, जो भी है उसको आप स्पेशली पढ़ें स्टार्टिंग से ही, उसको आप कंप्लीट करके रखें। वहाँ से आपको 2-4 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा और शेष के 5-6 क्वेश्चन बचे तो वो आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आप ये 5-6 क्वेश्चन पकड़ने के चक्कर में आप साइंस, मैथ्स और रीजनिंग को ना छोड़ें। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप ना पढ़ें, लेकिन आप मोटा मोटी आप देखेंगे कि डायरेक्ट हिस्ट्री से आपको युद्ध का डेट पूछ लिया जाता है, किनके बीच हुआ ये पूछ लिया जाता है। तो ये आप प्रीवियस ईयर जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये अनुभव होगा कि किस टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो टॉपिक को आप पहले नोट डाउन करें अपने नोटबुक में, उसके बाद उस टॉपिक को पहले आप पढ़ लें। उसके बाद अगर आपका टाइम बचता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी आप पढ़िए। अनुच्छेद वगैरह से जो भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है वो सब आप इजी वे में पढ़ सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के आपको पता हो जाएगा किस किस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन आ रहा है। और 10 नंबर का और उसमें 20 नंबर में कोई फिक्स नहीं रहता कितने का करंट अफेयर्स आएगा और कितने का GK आएगा। तो मोस्टली 7-8 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के हो जाते हैं, 10-12 क्वेश्चन GK के होते हैं। करंट अफेयर्स में आपका जो पुरस्कार है, खेल है, फिल्म जगत है और रुपया है, देश है, मुद्रा है, रुपया है, इन सब से क्वेश्चन आपको
देखने को मिलता है, जैसे बिहार के किस राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल, इनसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो ये सब टॉपिक आप मोस्टली कंप्लीट कर ले करंट अफेयर्स में। ये हुआ स्मार्ट तरीका। और आपको ज़्यादा पढ़ना है तो आप पूरा बुक पढ़ें, और डेली करंट अफेयर्स देखने में अगर आप सक्षम है, टाइम है आपके पास, तो डेली देख सकते हैं। लेकिन ग्रुप डी के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रुप डी के लिए आपको करंट अफेयर्स डेली देखने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें आप अपना बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद करके आते हैं। मतलब बर्बाद करके नहीं आते हैं, जानकारी ही लेके आते हैं। लेकिन ग्रुप डी के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना आप डेली घंटा 2 घंटा टाइम दे रहे हैं करंट अफेयर्स में। और आपको 7-8 क्वेश्चन ही आना है। 7-8 क्वेश्चन में 7-8 करना लगभग इम्पॉसिबल ही है। 1-2 क्वेश्चन आपका छूट ही जाएगा, 5-6 क्वेश्चन आप कर पाएंगे। इसके लिए आप बुक प्रेफर कर सकते हैं। मैंने SPD का बुक पढ़ा था और करंट अफेयर्स किसी का नहीं देखा था ग्रुप डी के लिए। और उसके बाद आप वहाँ से करंट अफेयर्स तैयार कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है ग्रुप डी का, तो आप उसमें से क्या करेंगे, आप एनालिसिस ज़रूर देखेंगे। मैंने टॉप ट्रेंडिंग वाले का एनालिसिस देखा था। हालांकि मेरा ग्रुप डी का एग्ज़ाम दूसरा या तीसरे दिन में ही हो गया था, तो मैंने एनालिसिस ज़्यादा नहीं देख पाया था। और मैंने एनालिसिस देखना भी नहीं चाहा, क्योंकि 2-3 दिन में आप कुछ कर नहीं सकते हैं। इससे आपका टेंशन और बढ़ता है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है। तो इसके वजह से मैंने इस बार इग्नोर किया था ग्रुप डी में। लेकिन मैं हमेशा देखता हूँ। एग्ज़ाम देने के बाद मैंने उनका हर एक एनालिसिस देखा था, टॉप ट्रेंडिंग वाले का। बहुत अच्छा क्वेश्चन कराते हैं, आप उनको प्रेफर कर सकते हैं। अगर आपका एग्ज़ाम बाद में है तो आप वहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं कि कब से कब का करंट अफेयर्स पूछे जा रहा है और किस टॉपिक से ज़्यादा टच किया जा रहा है, साइंस में क्या क्वेश्चन किया जा रहा है, मैथ्स में क्या किया जा रहा है, ये आप वहाँ से ले सकते हैं। और साइंस में आपका जैसे आवर्त सारणी से हर एक शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन किए जाते हैं। एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा ग्रुप डी के एग्जाम में। तो आप आवर्त सारणी को जो भी टीचर पढ़ाए हैं उनको पढ़िए, उनका ट्रिक दिया गया है, उनका सिंबल नाम याद कीजिए 30 तक एटलीस्ट, उनका द्रव्यमान संख्या जो सब भी है, जो जितना भी उनके बारे में जानकारी आप ले सकते हैं, उसको निश्चित रखिए अगर आप ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो। उसके बाद आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता है, जो कि 2 से 3 क्वेश्चन वो भी पूछे जाते हैं। आपका न्यूमेरिकल और आवर्त सारणी, इन दोनों से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन सिर्फ इन्हीं 2 से रहते हैं। तो आप इन दोनों चीज़ को बहुत अच्छे से कवर कीजिए साइंस में, जहाँ से आपको 5-6 नंबर मिल जाएंगे। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा आपको 5-6 नंबर पाने के लिए। उसके बाद आपका जैसे फॉर्मूला हुआ, फॉर्मूला बेस्ड भी क्वेश्चन आपको 1-2 मिल जाएंगे, जैसे नमक का, सोडियम बाइकार्बोनेट का, इन सब का फॉर्मूला पूछा जाता है। तो आप वो फॉर्मूला भी बता सकते हैं उनको जनरली, या फिर इनका रासायनिक नाम क्या है, ये वो जो भी होता है, आप वहाँ से 1-2 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हुआ स्मार्ट तरीका। आप एनालिसिस कीजिए पहले प्रीवियस ईयर का कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है और क्या पूछा जाता है, उसके हिसाब से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले एक अपना सिलेबस जो रेलवे देती है उसको आप लिख लेंगे कहीं पे, या अपने सामने में चिपका लेंगे कहीं। उसमें आप देखेंगे कि आपका मजबूत पक्ष जो है क्या है, उसमें से कौन सा टॉपिक आप बहुत अच्छे से जानते हैं, कौन सा टॉपिक में आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है, और कौन सा टॉपिक आप बिल्कुल नहीं जानते हैं। उसके हिसाब से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। हमको लगता है अगर आप 6 से 8 घंटे 6 महीने से 8 महीने तक अगर कंटिन्यूसली पढ़ेंगे डेली का, तो ग्रुप डी का सिलेबस आप इजी वे में कंप्लीट कर सकते हैं। और ग्रुप डी के एग्ज़ाम में बेसिक क्वेश्चन ही किए जाते हैं, मोस्टली बहुत ज़्यादा टफ नहीं किए जाते हैं। लेकिन आजकल कंपटीशन इतना टफ हो गया है कि क्वेश्चन टफ करना पड़ता है, नहीं तो कट ऑफ बात बहुत ज़्यादा हाई चले जाएगा। इसके वजह से थोड़ा क्वेश्चन टफ किया जाता है, लेकिन इतना भी टफ नहीं होता है कि आप अगर प्रिपरेशन अच्छे से कर लें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। मैथ्स में भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, परसेंटेज से, लाभ हानि से, और SI से आपको ज़्यादा क्वेश्चन, CI से थोड़े कम क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन,
और सरलीकरण जो होता है आपका उससे क्वेश्चन, ये सब 5-10 टॉपिक हैं जिससे आपका क्वेश्चन आना ही आना है। तो आपको ये कब पता होगा, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे उसके बाद। अगर आपने एनसीईआरटी का बुक पढ़ लिया और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने करना स्टार्ट कर दिया है, अगर एनसीईआरटी पढ़ के, तो आप साथ में टेस्ट भी दे सकते हैं। नहीं डेली दे सकते हैं तो वीक में 2-3 टेस्ट दीजिए। इससे आपको पता होगा कि आपका इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और टेस्ट में सबसे अच्छी बात यह है आपके लिए कि टेस्ट में आपको नंबर नहीं देखना है। कभी भी आपका जो रिजल्ट बनता है वो परसेंटाइल पे बनता है, नंबर पे नहीं होता है कुछ भी। नंबर आपका कितना भी आ जाए, अगर वो परसेंटाइल आपका डाउन है तो फिर आपको उसमें और मेहनत करने की ज़रूरत है। इसीलिए आप कभी भी परसेंटाइल ही देखेंगे। अगर आप नॉर्मली टेस्ट देते हैं घर पे, अगर आपका परसेंटाइल मिनिमम 85% से एबव है तो आप फिर समझिए कि अभी रेस में आप बने हुए हैं। अगर 85 परसेंटाइल से कम आपका परसेंटाइल हो रहा है तो आप अभी रेस में आए ही नहीं हैं, आप ये बात समझिए। और आपको हमेशा कोशिश करना है 90% के अबव आपका परसेंटाइल हो। नंबर कुछ भी हो, चाहे 48 नंबर हो, 50 नंबर हो, 60 हो, 70 हो, कुछ भी मायने नहीं रखता है नंबर। सिर्फ और सिर्फ मायने रखता है तो वो आपका परसेंटाइल मायने रखता है किसी भी टेस्ट की। अगर आप टेस्ट दें तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप उसका एनालिसिस बहुत ही ज़्यादा अच्छे से करें। टेस्ट देना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसका एनालिसिस करना बहुत बड़ी बात है। और आपने जो गलती पिछले टेस्ट में किया है, कोशिश करें कि वो गलती आप अगले टेस्ट में फिर से ना करें, चाहे वो मैथ्स का क्वेश्चन हो, साइंस का हो, जीके का हो या करंट अफेयर्स का हो। तो ये जब आप करना स्टार्ट कर देते हैं ना, ये कि जो गलती मेरा पिछले टेस्ट में हुआ अगले टेस्ट में नहीं होगा, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। सभी टेस्ट में, पर टेस्ट में आपको इम्प्रूवमेंट कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा और आपका परसेंटाइल 90 अबव आना स्टार्ट हो जाएगा। 90 अबव आना स्टार्ट हुआ तो आप समझ लें कि आप एकदम रेस में अब बन गए हैं। अभी जिस हिसाब से हर एक ईयर वैकेंसी देने की बात हो रही है तो थोड़ी कमी वैकेंसी आने की उम्मीद है। अब कितनी वैकेंसी आती है तो वैकेंसी आने के बाद ही पता होगा, लेकिन उम्मीद है कि 1 लाख वैकेंसी तो नहीं आएगी, 30-40 हज़ार आ जाए तो बहुत है। तो इसी वजह से आपको प्रिपरेशन उस हिसाब का करना होगा और परसेंटाइल आपको 90 के आसपास बनाना होगा, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर जानकारी दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।